जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए कर रहे हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपको सेट कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मुगल भारत में पंचायत की मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मुकद्दम के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में ग्राम पंचायत का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम कहलाता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था जो कर वसूलने, विवाद निपटाने, शासन को सूचना देने जैसे प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसके साथ पटवारी जो कि लेखक और चौधरी यानी कि राजस्व अधिकारी भी होते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है वह है NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसे सामान्यतः बेकिंग सोडा कहा जाता है या एक क्षारीय यौगिक है जिसका उपयोग बेकिंग अम्लता को कम करने के लिए, सफाई और गंध हटाने में किया जाता है। बेकिंग में क्या तो केक, ब्रेड आदि फुलाने के लिए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था। आपसे पूछा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1980 में। भारत ने ओलंपिक हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक सोवियत संघ में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय भारत ने फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया था। इससे पहले भारत ने लगातार 1928 से 1956 तक 6 बार लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कथक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी और लच्छू महाराज दोनों ही कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। ये दोनों बनारस घराने से संबंधित थे। सितारा देवी को उनकी उत्कृष्ट कथक प्रस्तुति के लिए क्वीन ऑफ कथक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लच्छू महाराज ने कथक नृत्य को संगीत, नाटक और फिल्मों में लोकप्रिय बनाया। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। इसका नाम कथ कहानी शब्द के लिए लिया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, भरतनाट्यम या तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है, और मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य की धार्मिक नृत्य शैली है जो रासलीला पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नट पूजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। आपसे पूछा कि नट पूजा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असम में नट पूजा नृत्य जो होता है वह होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो असम में बिहू, नट पूजा और बागुरुम्बा यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब जो विकल्प में दिया तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा और झूमर यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी और कजरी है। तो बिहार में करिया, झूमर, जुगीड़ा और झिझिया यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड जो है या केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं जो प्रकाश संश्लेषण और भंडारण के कार्य करते हैं। प्लास्टिड के प्रकार की बात करें तो क्लोरोप्लास्टिक प्रकार है जो हरा रंग यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो रंग द्रव प्रदान करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है भंडारण कार्य करते हैं जैसे स्टार्च, तिल और प्रोटीन का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1776 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। इस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश
सिफारिश की। समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 8 वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी। आपसे पूछा कि वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी। घुमा के पूछा है प्रश्न, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। यह ट्रेन बॉम्बे अब मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो आज के महाराष्ट्र राज्य में आता है। इस ट्रेन की दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। इसमें 3 इंजन थे, सिंह, सुल्तान और साहिब, और 14 डिब्बे थे जिसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा चलाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाघों की घटती संख्या को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। आपसे पूछा कि बाघों की घटती संख्या को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा बाघों की घटती संख्या को बचाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है। आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 74। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। 44वां संशोधन 1978 के बाद यह प्रावधान संसदीय शासन प्रणाली की मूल भावना को दर्शाता है, अर्थात राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 70 जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन अन्य अधिकारियों को सौंपने से संबंधित है। अनुच्छेद 52 या केवल राष्ट्रपति के पद की स्थापना का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 61 बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1504 में हुई थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक ने 1504 ईस्वी में की थी। बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने इसे आगे विकसित किया। मुगल काल में आगरा भारत की राजधानी बनी और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र रहा। शाहजहां ने यहीं ताजमहल का निर्माण कराया जिससे आगरा विश्व प्रसिद्ध हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान इनमें से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाक्य के। गौतम बुद्ध मूल नाम सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। ये शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे जो कपिलवस्तु वर्तमान नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में स्थित था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख राजा थे। इसलिए बुद्ध को कभी कभी शाक्य मुनि यानी कि शाक्यों का मुनि भी कहा जाता है। शाक्य गणराज्य उस समय के 16 महाजनपदों में से एक गणतंत्रात्मक राज्य था, अर्थात वहां शासन तथा सभा द्वारा चलता था, न कि पूर्ण राजतंत्र द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लंदन में आयोजित हुआ था। बाद में जो है 2012 में भी लंदन ओलंपिक्स गेम आयोजित हुए थे। तो 1948 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लंदन इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। यह ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला ओलंपिक था। भारत ने इस ओलंपिक में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। यह स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। भारत ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया। टीम के कप्तान थे कर्नल ध्यानचंद्र, नहीं बल्कि केडी सिंह बाबू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसे
शहनाई मास्टर के रूप में जाना जाता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसे शहनाई मास्टर के रूप में जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के महान शहनाई वादक थे, जिन्हें पूरी दुनिया में शहनाई मास्टर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शहनाई को शास्त्रीय संगीत के मंच पर सम्मानजनक स्थान दिया। उन्हें निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कारों में भी पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न 2001 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भी दिया गया। ये वाराणसी बनारस से जुड़े थे और गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध रागों पर आधारित शहनाई वादन आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है। बाकी विकल्पों की बात करें तो उस्ताद अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान प्रसिद्ध क्लासिकल गायक हैं थे और हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक। तो इन सभी नामों को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका नाम उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। इस संस्था का उद्देश्य था धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना, मानव सेवा को ही सच्चा धर्म मानना, जीव सेवा ही शिव सेवा के सिद्धांत पर आधारित। इसका मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज 1875 में स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। स्वामी अछूतानंद वे दलित चेतना आंदोलन से जुड़े थे, रामकृष्ण मिशन से नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? आपसे पूछा कि राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण वंश के। राजा कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। उनका शासनकाल लगभग 78 ईस्वी में माना जाता है, जिसे बाद में शक संवत की शुरुआत के रूप में स्वीकार किया गया। उन्होंने कनिष्क नगर पुराना पेशेवर को अपनी राजधानी बनाया। वे महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई। उनकी मुद्रा पर ग्रीक, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं की छवियां मिलती हैं, जो उनके साम्राज्य की सांस्कृतिकता को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिंगानुपात होता क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जो लिंगानुपात था वह 1084 महिलाएं थी 1000 पुरुष में, भारत में सर्वाधिक। और तमिलनाडु में 996 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों राज्यों में महिलाओं की स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक साक्षरता स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। राज्य लिंगानुपात अगर बताएं 2011 के अनुसार तो केरल में सर्वाधिक थी 1084, उसके बाद तमिलनाडु में 996, फिर आंध्र प्रदेश में 993 और सबसे कम जो था लिंगानुपात वह हरियाणा राज्य का था, यह भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी सेवा अवधि समानता 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। आयोग का कार्य क्या है तो राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, नियुक्तियों की अनुशंसा करना और राज्य सरकार को परामर्श देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? आपसे पूछा कि भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन ने।
लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच में, को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की नीति शुरू की। उनके शासनकाल में नगर पालिकाएं और जिला बोर्ड बनाए गए ताकि भारतीय लोगों को प्रशासन में भागीदारी दी जा सके। उद्देश्य था प्रशासनिक जिम्मेदारी में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखना। बाकी विकल्पों की बात करें तो लॉर्ड मिंटो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लिए प्रसिद्ध, लॉर्ड मेयो 1872 में जनगणना की शुरुआत और मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उनके समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो